मैंने सोचा कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है तो उनको शायद लेके आना है। जो ही हम ऊपर पहुंचे तो वहाँ हमने लोगों से सुना ऊपर फायरिंग हो रही है। खुद भी डर रहे थे ऊपर जाने में, पर फिर भी हमारे साथ सिक्योरिटी थी तो फिर हम ऊपर चले गए। मगर वो चीखे चिल्ला रहे थे। जो नेवी ऑफिसर की पत्नी थे वो बिल्कुल शांत और चुपचाप बैठी थी, मतलब सोच रही थी दिमाग से क्या करना है अभी, क्या नहीं करना है। वो बोल रही थी पहले मेरा पति जाएगा तब मैं जाऊंगी यहाँ से। ऐसा बोल रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बातें कर रहे थे? और उसके बगैर मतलब वो पहले यही बोल रही थी मेरा पति पहले जाएगा फिर मैं जाऊंगी। पुलिस वाले भी रो पड़े थे ये मंजर देख के? आप भी रो पड़े? जी बिल्कुल, पुलिस वाले भी रो रहे थे। वो जब मंजर देख रहे थे रो रहे थे। मतलब वो भी सोच रहे थे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसा मंजर हो सकता है, क्या हो सकता है ऐसे। अभी भी हमारा दिल रो रहा है। जो जाने चली गई, हम ये सोच रहे हैं जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा से नहीं मिलती है। जिंदगी में अगर ऐसा काम होगा तो किस लिए फिर जिंदगी, क्यों ऊपर वाला ये जिंदगी देता है। जब इंसान का ही कत्ल करेगा तो क्यों ऐसी जिंदगी चाहिए। उन्होंने वो स्पॉट चुना है जहाँ मतलब टाइम लगे जाने में। उन दरिंदों ने वो स्पॉट चुना था। खाना खाने आया था, अभी केले 2 खाए, अभी फिर से वापस जाना है। SHO साहब, SSP साहब को नीचे लेके आना है। वो भी मतलब अपनी उन्होंने भी कुछ खाया नहीं है। सुबह से मैं भी देख रहा हूँ वो भी कैसे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਰਾਨ ਘਾਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਦਿਲ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ATV ਵਾਹੀਕਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਿਲ, जब आप के पास ये खबर पहुंचती है कि ऊपर आतंकवादियों की तरफ से बेकसूरों को मारा गया है, तो ये जानकारी आपको किसने दी और उसके बाद आप कितने मेंबर ऊपर मदद करने के लिए पहुंचे? हम 10 से 12 लोग हैं जो ATV चलाते हैं। मतलब टोटल तो 14 है। इसमें एक 2 गाड़ी हमारी खराब हो गई थी तो वो नीचे ही थी। तो फिर 10 से 12 लोग हम ऊपर चले गए थे। SHO साहब, SSP साहब के साथ ऊपर चले गए थे। तो मतलब ये बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं था ऊपर कुछ हुआ है, फायरिंग वगैरह ये कुछ हुआ है। हमने सोचा कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है तो उनको शायद लेके आना है। जो ही हम ऊपर पहुंचे तो वहाँ हमने लोगों से सुना ऊपर फायरिंग हो रही है। तो मतलब खौफनाक मंजर था। हम खुद भी डर रहे थे ऊपर जाने में, पर फिर भी हमारे साथ सिक्योरिटी थी तो फिर हम ऊपर चले गए। कितनी देर बाद आपके तक खबर पहुंची और कितने मिनट बाद आप अपने व्हीकल लेकर, अपनी टीम लेकर ऊपर रेस्क्यू करने गए? जी हमें तो खबर मिली, हमें एक्चुअल में पता नहीं था जब ये हुआ है इंसिडेंट। हम अपने कस्टमर्स के साथ बिजी थे उस समय। मतलब कहीं पे हमारे आधे बंदे तो चले गए थे घरों की ओर भी। जब SHO साहब की कॉल आई तो उस समय हमें तुरंत जाना पड़ा। हम थाने गए, थाने से फिर SHO साहब, SSP साहब को ऊपर लेके गए। ऊपर जब मंजर देखा तो वो मतलब इंसानियत का कत्ल गारत वो देखा हमने। क्या मंजर था आदिल वहां पर? क्योंकि वहां की वीडियो बहुत वायरल हुई। कुछ औरतें थी, महिलाएं थी जो अलग अलग स्टेट से यहाँ पहलगाम घूमने के लिए आई थी और वो यहाँ तक बोलती हुई नजर आई कि मेरा पति देखो, इन्हें अस्पताल पहुंचाओ, ये मरने वाली हालत में पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ बीच मैदान में हमने खाली एक लड़की देखी जो नेवी ऑफिसर की पत्नी थी। वो खाली एक, बाकी जो थे वो थोड़े से नीचे आ गए थे वहाँ से। जिनके फैमिली मेंबर्स भी मरे थे वो थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से वो नीचे आ गए थे। मगर वो चीखे चिल्ला रहे थे। जो नेवी ऑफिसर की पत्नी थे वो बिल्कुल शांत और चुपचाप बैठी थी, मतलब सोच रही थी दिमाग से क्या करना है अभी, क्या नहीं करना है। डेड बॉडी के पास जो तस्वीर भी वायरल हो रही है, जो डेड बॉडी के पास बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही उसी की मैं बात कर, जो नेवी ऑफिसर की पत्नी है वो बस उसका मतलब वो जाने के लिए मान नहीं रही थी। वो बोल रही थी पहले मेरा पति जाएगा तब मैं जाऊंगी यहाँ से। ऐसा बोल रहे थे वो? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बातें कर रहे थे? और उसके बगैर मतलब वो पहले यही बोल रही थी मेरा पति पहले जाएगा फिर मैं जाऊंगी, पहले पति फिर मैं जाऊंगी। फिर मेरा
कजन ब्रदर इरशाद अहमद, वो भी एटीवी चलाता है, तो वो नेवी ऑफिसर को नीचे लेके आया और उनकी धर्मपत्नी को नीचे लेके आया है। तो जब आपने वहां से वो जो लोग मरे पड़े थे उनको उठाया, तो तब नेवी जो लेफ्टिनेंट थे उनकी पत्नी ने क्या बोला? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वो बोल रहे थे मैं इनके साथ ही जाऊंगी, वो वहीं पे बैठी रही थी। जी बिल्कुल, खाली वो एक लेडी थी जो वहां पे बैठी थी, खाली वो एक लेडी जो बीच मैदान में बैठी थी। जो एसएचओ साहब ने मंजर देखा तो वो मतलब उनके आंखों से वो चिल्ला रहे थे, उनके आंखों से आंसू निकल गए थे। पुलिस वाले भी रो पड़े थे ये मंजर देख के? आप भी रो पड़े? जी बिल्कुल, पुलिस वाले भी रो रहे थे, वो जब मंजर देख रहे थे रो रहे थे। मतलब वो भी सोच रहे थे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसा मंजर हो सकता है, क्या हो सकता है ऐसे। मतलब वो मंजर बयान नहीं कर सकते, अभी भी आंखों से आंसू आ रहा है। वो मतलब मंजर जो हमने देखा है वो बयान नहीं कर सकते हम। भावुक हैं इस वक्त भी आप? क्या बोले हम, मतलब बहुत ज्यादा भावुक है। अब पूछने की बात नहीं है इसमें कि भावुक है नहीं है, मतलब अभी भी हमारा दिल रो रहा है। जो जाने चली गई, हम ये सोच रहे हैं जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा से नहीं मिलती है। जिंदगी में अगर ऐसा काम होगा तो किस लिए फिर जिंदगी, क्यों ऊपर वाला ही जिंदगी देता है? जब इंसान इंसान का ही कत्ल करेगा तो क्यों ऐसी जिंदगी चाहिए? सबसे पहले जब आप ऊपर पहुंचे क्या देखा आपने, और कैसे जो वहां पे लोग खड़े थे जो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमारी मदद करो, तो सबसे पहले आपने क्या किया, कैसे स्थिति को शांत किया? जी, जो लोग चिल्ला रहे थे, जो नीचे आए थे, जिनके फैमिली मेंबर्स मर थे, वो नीचे आए थे। किसी के पैर में लगी थी, किसी के हाथ में लगी थी, वो भागते भागते उनके पैर में, किसी के पैर में, किसी के उसमें लगी थी। तो वो चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें मतलब बचाओ, ऐसा कुछ मंजर हुआ है, फायरिंग हो रही है। तो फिर उस समय जब हम पहुंचे तो फायरिंग रुकी हुई थी, कोई फायर नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जो दहशतगर्द थे वो वहां पर कोई नजर आया? फायरिंग करने के बाद वहां से फरार हो गए वो पता नहीं, वो भाग चुके होंगे, उस समय तो भाग चुके होंगे। हमें तो मतलब आधे से 25 मिनट में हमें लगे वहां पहुंचने में, आधे से 25 मिनट में। वो क्या हायर रीचेस पे है, उन्होंने वो वैश्या दरिंदा, उन्होंने वो स्पॉट चुना है जहां मतलब टाइम लगे जाने में। उन दरिंदों ने वो स्पॉट चुना था, वो दरिंदे थे। वो इंसान किस नाम से पुकारे हम उनको? इंसान जो इंसान का ही कत्ल करे, वो दरिंदे थे, दरिंदे से भी बदतर थे वो। आप और आपकी टीमों ने कितने समय में यहाँ तक जो घायल थे, जो मारे गए, उनको आप नीचे लेकर आए और अस्पताल पहुंचाया गया? तकरीबन आधा से 1.5 घंटे हम पूरा मतलब रेस्क्यू करते रहे, रेस्क्यू नीचे लाते रहे। तो ये पहलगाम हॉस्पिटल हम सीएम हट तक लेके आते थे, सीएम हट में फिर एम्बुलेंस में बिठा के फिर यहाँ तक लेके आए। सीएम हट तक तो गाड़ी जाती है, सीएम हट से ऊपर गाड़ी फिर नहीं जाती है। मैं वही देख रहा हूँ कि पहलगाम की ये सड़क तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम बायसरन घाटी की तरफ जाएं तो रास्ता साफ नहीं है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए वहां से ऐसे लेकर आना सभी को। आप अगर सोचोगे ना आप पैदल नहीं जा सकते हो, तो गाड़ी का तो सवाल ही नहीं बनता है। खाली घोड़े का ही साधन था, घोड़े के बगैर ये साधन है, मगर ये भी बहुत मुश्किल से ही जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। इसमें भी ये भी लग जाती है नीचे से, इतने खड्डे, इतने कीचड़, इतने पत्थर, कहने का बात नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ जिन लोगों ने वहाँ मेहनत किया है उनका मैं कैसे धन्यवाद करूँ। जो लोग घोड़े वालों ने मेहनत किया, जो शॉल वालों ने मेहनत किया, जो फोटोग्राफर्स ने मेहनत किया हुआ है वहाँ पे। सभी ने अपना काम छोड़ दिया जब ये हमला हुआ और मदद के लिए आगे आ गए। आप क्या, जो दुकानदार है उनका सामान उधर बिखरा पड़ा हुआ, शॉल वालों का जो शॉल है, जो शॉल बेचते हैं वो बिखरा पड़ा हुआ, फोटोग्राफर्स के कैमरा पड़े थे उधर, मोबाइल फोन्स पड़े थे उधर। वो लोग टूरिस्ट को निकाल के लेके आए, उन्होंने अपने सामान का परवाह नहीं किया। वो दुकानें आप अगर अभी भी जाओगे ना वहां पे, अभी भी वो खुले मिलेंगे आपको, ऐसे ही सामान बिखरा पड़ा हुआ है, वो चेयर्स बिखरी पड़ी हुई है। वो लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है टूरिस्ट को बचाने में। जाने गई कुछ, उनके लिए अफसोस है हमें, मगर उनकी जान हम नहीं बचा पाए, वो बड़ा दुख हो रहा है हमें। नौजवान है सजाद भट्ट, उसकी वीडियो काफी वायरल हो रही। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा और कितने लोग थे जो कंधों पर जो जख्मी थे उनको लेकर भागे हुए नीचे आए कि इनको अस्पताल पहुंचाया जाए? आप तो सजाद भट्ट को देख रहे हो जो वायरल है अभी, सजाद भट्ट के बगैर भी बहुत सारे नाम है, जैसे रईस अहमद है, जैसे निसार अहमद है, जैसे वहीद साहब है, बहुत सारे लोग ऐसे मतलब जो मिलेंगे आपको, जो घोड़े वाले थे। आप यकीन नहीं करोगे 3 से 4 हजार लोग ऊपर थे, 3 से 4 हजार लोग आए कैसे नीचे?
वो उन्हीं लोगों ने मदद किया जो उनके साथ गए थे, उन्हीं लोगों ने नीचे लेके आए। वही घोड़े वालों ने मेहनत की है, वही मतलब जो दुकान चलाते हैं वही उन्हीं दुकानदारों ने मेहनत की है, उन्हीं शाल वालों ने मेहनत की, वही फोटोग्राफर मेहनत की है वहाँ पे। अब अगर अभी भी जाओगे वहाँ पे उस स्पॉट पे, आपको अभी भी उनका सामान बिखरा पड़ा मिलेगा उधर। मतलब मैं आज भी होके आया हूँ, आज भी मैं ऊपर था एसएसपी साहब एसएचओ साहब के साथ, तो आज भी आप देखोगे वो सामान वैसे का वैसा ही है, बिखरा पड़ा हुआ उधर ही। अभी तो इजाजत नहीं है किसी को जाने की, जांच चल रही है वहाँ पे, सभी देख रहे हैं, एजेंसियां अलग अलग पहुंची हुई हैं। जी बिल्कुल, जांच तो चल रही है, वो तो होनी भी चाहिए जांच। जो ये कत्लो गैरत हुई है उनको बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो भी ये इस हत्याकांड में शामिल है। तो ये मतलब इंसानियत का कत्ल है। जी आदिल, उस रात फिर कैसी नींद आई, क्या जहन में चला ये सारा खौफनाक मंजर देखने के बाद? उस रात क्या बोलोगे आप, मुझे नींद आई है नहीं। मैं यार टैक्सी स्टैंड का चेयरमैन भी हूँ, ये टैक्सी स्टैंड का। उस समय मुझे एसएसपी साहब का कॉल आता है रात के 11 बजे। रात के 11 बजे तो मुझे गाड़ियां देनी पड़ी पहलगाम क्लब के लिए। पहलगाम क्लब से मुझे किसी को नीचे लेके गए, कहीं गाड़ियां पहलगाम होटल से होटल्स पे ड्रॉप करना पड़ा वो गेस्ट्स को जो पहलगाम क्लब में, जिनकी फैमिली मेंबर्स हमारे थे, तो वो सारे पहलगाम क्लब में थे, उनके फैमिली मेंबर्स सारे पहलगाम क्लब में थे। जो बाईसरन से हम लेके आए तो वो उनको फिर पहलगाम क्लब लेके थे। वो 2:30 बजे रात तक हम मतलब इधर ही थे, अपनी सर्विस को अंजाम दे रहे थे हम। अभी भी आप सर्विस दे रहे हैं पुलिस वालों को, सभी को? अभी आप बता रहे थे कि अभी भी मैं ऊपर ही हूँ, सारा मैं काम अभी भी देख रहा हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, जब आप सुबह मेरे इंटरव्यू करने आए थे मैंने बोला था अभी टाइम नहीं है, आप बाद में आ जाइए। मैं तब से अभी तक वहीं पे हूँ। अभी कुछ खाना खाने आया था, अभी केले 2 खाए, अभी फिर से वापस जाना है। एसएचओ साहब एसएसपी साहब को नीचे लेके आना है। वो भी मतलब अपनी मतलब उन्होंने भी कुछ खाया नहीं है। सुबह से मैं भी देख रहा हूँ वो भी कैसे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कैसा कुछ कर रहे हैं। जो आर्मी वाले हैं ऊपर, जो सीआरपीएफ वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं, बिना खाए पिए वो ऊपर है अभी। मैसेज देना चाहते हो, स्नेहा देना चाहते हो आप पहलगाम की आवाम की तरफ से, अपने तरफ से, जो पूरे देशवासी जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? मेरा मैसेज एक ही रहेगा, अगर आप मतलब हम लोग डरेंगे तो फिर जिएंगे कैसे? हमें डर के जीना नहीं है, इनको डरा के जीना है। अगर हम लोग डरेंगे, अपने घर में ही नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? ये हमारा घर है। आप मतलब कहीं से भी, किसी स्टेट से भी आओ, या आपका अपना घर है, आप आओ यहाँ पे। मतलब हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपने सीने पे गोली खाएंगे, आपको एक भी आंच आने नहीं देंगे। कैसे हो सकता है? अगर आप डरोगे, डर के मतलब जियोगे तो कैसे चलेगा? हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि डर के अंदर जिएगा। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਆਦਿਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾਦ ਭੱਟ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਜਾਦ ਭੱਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਏਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਬਾਈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਗਾਮ।